दर्शकों नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। वो मुलाकात कुछ ऐसा असर कर गई कि उनकी कही हर बात जिंदगी को जिंदा दिली से जीने का मकसद दे गई। दर्शकों, जब भी हम किसी से मुलाकात करते हैं तो उस मुलाकात का कुछ ना कुछ असर हम पर ज़रूर होता है। इसीलिए एक मुलाकात कार्यक्रम में हर बार हम आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी ख़ास मेहमान से। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं एक ऐसी ही ख़ास मेहमान जिनकी ज़िंदगी, उनके किए गए कार्य, उनकी सोच, बहुत सी चीज़ें हैं जो किसी और को आज ज़िंदगी जीने का मकसद दे जाएंगी, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएंगी। तहे दिल से कार्यक्रम में स्वागत करना चाहेंगे मिसेज़ विभुराज, एडीजीपी लोकपाल इन्वेस्टिगेशन पंजाब का। तो विभुराज जी, कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है आपका। और आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना, आपके कार्यों के बारे में बहुत कुछ सुना, और आज आपकी ज़िंदगी के बारे में भी बहुत कुछ जानना चाहेंगे हम और हमारे तमाम दर्शक। तो आपके जो मेन अगर जॉब की बात की जाए तो आईपीएस में आप हैं, और अगर जाना जाए आपसे कि आईपीएस में कैसे आई आप और क्यों जहन में आया, कब आया? क्या बचपन से ही मन में था कि आईपीएस बनना है? क्या होता है आईपीएस बनना, या कुछ बात और थी? नहीं मोनिका, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली आईपीएस बनना तो नहीं सोचा था, लेकिन सिविल सर्विसेज देने का मैं जब 5th में थी तो मेरी मौसी थी, वो तैयारी कर रही थी, तो शायद उनसे मैं इन्फ्लुएंस हो गई। और बाद में मेरी बड़ी बहन जो है वो 90 बैच की आईएएस अलाइड ऑफिसर हैं, तो उनसे इन्फ्लुएंस हो गई। तो फिर मेरे उसमें ऐसा कुछ चला जी। और फिर 5th से ही मेरे मन में था कि मैं सिविल सर्विसेज देना, मेरी तैयारी उसी तरह से शुरू हो गई। जीके वगैरह की जो तैयारी बच्चे करते हैं। और कभी ये नहीं सोचा कि अगर इसमें नहीं होगा तो क्या करूँगी, ये दिमाग में आया ही नहीं जी। तो बस वही पढ़ाई करते करते फिर अटेम्प्ट लिया और ऊपर वाले की कृपा से सेलेक्ट हो गई जी। तो हेल्प कौन करता रहा आपसे जब आपके दिमाग में पहले से ही क्लियर हो गया कि हाँ जी, अब आप बचपन में ही आपने सोच लिया कि अब मुझे क्या बनना है? तो कौन मोटिवेट करता था? वो पूरी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करवाता था आपको? नहीं, प्रोवाइड तो मुझे खुद ही करना था जी। मैं खुद ही करती थी। मेरी सिस्टर थी जिन्होंने तैयारी की थी, उनसे बड़ी मदद मिली। मेरे बड़े भाई हैं, वो भी तैयारी कर रहे थे, तो उनसे भी मुझे मदद मिली। मैं सबसे छोटी हूँ तो मुझे उसका ये फ़ायदा मिला। प्यार भी दूसरे मेरी मदर जो है वो हिंदी की लेक्चरर थी डीएवी डिग्री कॉलेज में, तो घर में पढ़ाई का माहौल था, किताबों के लिए कभी कोई मनाही नहीं थी। तो उससे एक रुझान बनता चला गया पढ़ाई की तरफ जी। तो जब तैयारी शुरू से आपने स्टार्ट कर दी थी अपनी, तो आईपीएस में सिलेक्शन कब हुई? और जो आपने सोचा था कि आईपीएस की जॉब ऐसी होती है, तो जो जहन में होता है कई बार जब हम मैदान में उतरते हैं उस काम को करने के लिए, तो वो सब कुछ हमें नहीं मिलता है, या कई बार उससे भी ज़्यादा बढ़ के मिलता है और अच्छा मिलता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मोनिका, देखो, मेरा 1996 बैच है जी, जिसमें मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। अब ये मेरे पे नहीं निर्भर करता था कि आईपीएस मेरी चॉइस मिले ना मिले। हम तो सिविल सर्विसेज देते हैं, उसमें रैंक के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से जो पोजीशन आती है उसमें आपको सर्विस मिल जाती है अगर आपने चॉइस भरी है अपनी जी। तो उस हिसाब से आई वॉज लकी कि मुझे आईपीएस मिल गई। ऑल ओवर इंडिया मेरा 81st रैंक था। और मैं गोरखपुर को बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश से। तो बहुत ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे इलाहाबाद वगैरह को जाना जाता है, लखनऊ को जाना जाता है, लेकिन गोरखपुर में रह के पढ़ाई करके और वहाँ से फिर सिलेक्शन होना, ये उस समय बहुत बड़ी बात थी जब ये इंटरनेट वगैरह नहीं थे। तो वो करके मैं सेलेक्ट हुई। और ट्रेनिंग के टाइम में जब मैं हैदराबाद में थी नेशनल पुलिस एकेडमी में, तो हम सभी को पता लगा कि हमें कार्डर कौन सा मिल रहा है, वो भी अलॉट हो जाता है, वो हमारी मर्जी नहीं होती है। तो लिस्ट के हिसाब से मुझे पंजाब मिल गया। और एक बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, उस समय तो फ़ोन मोबाइल भी नहीं थे। ट्रेनिंग से जब मुझे पता लगा, मैंने फ़ोन पे बताया लैंडलाइन से अपनी मदर को, मेरे फादर नहीं है जी। तो मदर को बताया कि मम्मा मुझे पंजाब कार्डर मिला है। तो बाद में उनकी चिट्ठी आई थी, उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी थी, पंजाब सुन के राहत मिली। मतलब उस समय पंजाब की स्थिति इतनी अच्छी हो गई थी कि लड़कियों को भी भेजने में किसी को कोई वो नहीं था, आशंका नहीं थी जी।
लड़कियों की बात की आपने और आपने कहा कि गोरखपुर क्षेत्र से आप बिलोंग करती हैं और फादर जो थे वो आपके साथ नहीं थे और आपने मदर के साथ मिलकर ही तैयारी की, तो कितना चुनौतीपूर्ण था वो कार्य। और एक लड़की को उतना बाहर जॉब के लिए कई क्षेत्रों में अभी भी नहीं जाने दिया जाता है, उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। और अगर हम बात करें पुलिस में अगर आप जाते हो तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है। तो आपने कैसे मैनेज किया? आपको फैमिली की फुल सपोर्ट थी? वो थोड़ी सी आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। अब मैं खुशकिस्मत थी कि मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुई थी कि जहाँ औरतों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो उस लिहाज से मुझे कभी मदर ने कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका जी। मुझे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड जो कुछ भी करना था, उन्होंने बहुत राज़ी खुशी सबने मेरा साथ दिया और मुझे हर तरह से बढ़ावा ही दिया। तो उसके बाद जब मेरी सिलेक्शन हो गई आईपीएस की, तो मैं जालंधर में अंडर ट्रेनिंग एएसपी अंडर ट्रेनिंग आई थी। 6 महीने का वहाँ पे होता था, उसके बाद वापस एकेडमी जाना होता था, फिर वापस आने पे प्रॉपर पोस्टिंग होती थी। तो जालंधर में मेरी मदर मेरे साथ थी और मैं रात में नाइट चेकिंग के लिए जाती थी। तो पता चलता था कि मेरी मदर रात में बैठी हुई हैं, मैं भोर में 3-4 बजे लौट रही हूँ तो बैठ के पेपर पढ़ रही हैं। तो सब बहुत हंसते थे कि आपकी बेटी ज़िला संभाल रही है और आप उसके लिए चिंतित हो रहे हो, आप आराम से रहो। तो यही था, उनका सपोर्ट सबका पूरा था जी। उस समय तो शादी नहीं हुई थी मेरी, बाद में हुई, तो अकेले थी, तो उस समय तो अच्छे से मैनेज हो गया। और दूसरी बात, जब शादी के बाद बच्चे या कैरियर और पर्सनल लाइफ को संभालने की बात है, तो एक आईपीएस लेवल पे हम लोग को इतना कुछ मिला होता है, इतना मिल जाता है, सपोर्ट रहता है हर तरह का। आपके जो ऑफिसर्स हैं, कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, सब बहुत सपोर्ट सब बहुत करते हैं जी। और साथ में फिर हम लोग को फोर्स में रहने की वजह से वर्क फोर्स में मिल जाती है। तो उस हिसाब से मेरा काम हमेशा ठीक ही चलता रहा, कभी कोई अड़चन नहीं आई जी। जब कहते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद रहता है तो आप पीछे कभी नहीं देखते हैं मुड़कर, आप आगे ही बढ़ते जाते हैं और मदर का आशीर्वाद हमेशा आप पर रहा। आपने ट्रेनिंग की बात की और ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल भरी रहती है, तो आपने कैसे की ट्रेनिंग? कुछ ख़ास किस्से जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहेंगी? नहीं, ट्रेनिंग में तो बहुत सी ऐसे हर रोज़ ही कुछ ना कुछ ऐसा होता था जो शेयर करने वाला हो सकता है, लेकिन चलो उतना तो नहीं। लेकिन अब हम लोग ने नॉर्मल परेड, पीटी और गेम वगैरह तो हम लोग का चलता ही था, और कोई लड़कियों का कोई बहाना नहीं चलता था कि आपको थोड़ा कम करना हो, हाँ, कुछ भी नहीं। तो हम लोग पीटी करके भाग के जाते थे और वहाँ उसमें बैडमिंटन कोर्ट में ही हम लोग का रूम बना होता था, वहाँ जल्दी से वर्दी पहनी, वो रूम आया जो होती ना, वो आती थी रूममेट्स, वो जल्द फटाफट पहन, कड़कदार वर्दी पहने ना, जो उसमें पैर मुड़ भी नहीं सकता हो जी। उसमें फिर परेड की, फिर वापस आए, नाश्ता करके क्लास में चले गए, फिर शाम को फिर वही सारा आउटडोर सारा कुछ, उसमें वेपन ट्रेनिंग, मतलब LMG MMG चलाई, हैंड ग्रेनेड फेंक के ट्रेनिंग करी, और स्विमिंग, फिर वो हॉर्स राइडिंग, उसके अलावा ये अनआर्म्ड कॉम्बैट जिसमें जूडो कराटे वगैरह सब मतलब ये सिखाया जाता था, बहुत सेल्फ डिफेंस वगैरह सब कुछ, सब चीज़ जी। उसके अलावा रॉक क्लाइंबिंग वगैरह किया मैंने। तो रॉक क्लाइंबिंग का एक मैं बताऊंगी, जब 1 हफ्ते का कोर्स होता है, ITBP वाले कराते हैं जी। तो शुरू में ना छोटे से पत्थर पे चलाएंगे, वो कमर में रस्सी बंधी होती है सिक्योरिटी के लिए। उस समय एकदम हाथ पे ठंडे हो जा रहे थे कि कैसे चढ़ेंगे, क्या करेंगे लेकिन 1 हफ्ते के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं 3 मंजिला इमारत से हम लोग को उतरना था नीचे रस्सी के सहारे जी। तो मैंने अपने बैचमेट को दिया कैमरा कि मेरी फ़ोटो ले लेना जी। मैं नीचे उतरी, वो देखने के चक्कर में भूल गया और मैं लास्ट में मैं दोबारा फिर चढ़ के गई, इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए दोबारा चढ़ के गई और फिर उतर के आई, बोले इस बार मत भूलना फ़ोटो खींच लेना जी। वो जोश था उस वक्त, कुछ कर दिखाने का जज्बा था। ट्रेनिंग में आपको इतना कॉन्फिडेंट कर देते हैं ना कि आपको डर नहीं लगता है जी। स्विमिंग में अगर आपको डर लग रहा है, आपको पीछे से धक्का दे देंगे जी, तो आप तैरोगे ही। तो फियर ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। तो वो फियर सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ का नहीं है, वो आपकी पर्सनैलिटी में वो फियर ख़त्म किया जाता है कि आप किसी भी सिचुएशन को जब अपनी लाइफ में फेस करो तो आप डरो नहीं जी। आपने परेड को भी लीड किया है, वो कौन सी परेड थी और उस वक्त का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हम लोग की एक पासिंग आउट परेड होती है, हर बैच की होती है, जब ट्रेनिंग ख़त्म होती है 10 महीने की बड़ी ही रिगरस ट्रेनिंग, तो उसके बाद एक पासिंग आउट परेड प्रॉपर सेरेमनी होती है। तो उसमें मैं, चूँकि मेरी राइडिंग अच्छी थी, हॉर्स राइडिंग, तो उसकी कप्तानी मैंने संभाली थी जी।
रिहर्सल में सारा मैंने किया था, लेकिन उसका एक है कि टॉक कप हमारा एक राइडिंग का होता है कंपटीशन, तो उसमें हमारी एक बैचमेट थी बहुत ही अच्छी, वो आउटडोर्स में बहुत अच्छी थी, वो उन्होंने टॉक कप जीता था। मैंने तो खैर पार्टिसिपेट भी नहीं किया था जी। लेकिन मैं राइडिंग में बहुत अच्छी थी। तो फिर टॉक कप में फाइनल जो परेड हुई थी उसमें उन्होंने हॉर्स राइडिंग जो प्लाटून थी उसको लीड किया था। अदरवाइज सारे 3 महीने जो मैंने ट्रेनिंग करी वो हॉर्स राइडिंग वाली करी। तो ट्रेनिंग के दौरान ही आपने हॉर्स राइडिंग की, उससे पहले आपने नहीं की थी? नहीं। तो फियर बिल्कुल नहीं था, डर वो नहीं, दिल में नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि इतना अच्छा मतलब वही ट्रेनिंग में आपको ऐसे धीरे धीरे वो डरते भी हैं, अगर मान लो डर भी लग रहा है धीरे धीरे आपको वो छोड़ेंगे नहीं, आपको कराते रहेंगे। वो आवाज़ ही जोश से भरी होती हाँ, है जब ट्रेनिंग दी नहीं जाती वो है। बहुत टेक्निकलिटीज थे, वो कराएंगे आपको, ग्रेजुएट कर देंगे धीरे से। जी। हाँ। फोटोज़ हमने बहुत सी देखी आपकी ट्रेनिंग की भी देखी, नाइट में भी आप ड्यूटी पर तैनात हैं, तो वो वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा नाइट में जब आपने अपनी ड्यूटी दी? नाइट में तो वो तो एक ट्रेनिंग का हिस्सा था, आर्मी के साथ अटैचमेंट था। आसाम के जंगलों में हम लोग को ले गए थे, एक रात के लिए रखा था, जहाँ पे लीचेस भी लग रहे थे, मच्छर भी काट रहे थे, मतलब एक एक्सपीरियंस देने के लिए। जी। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पंजाब आ गई तो नाइट डोमिनेंस बहुत उस समय भी बहुत चलता था, तो रात में जाना, चेकिंग करना और लगातार मतलब रोड पे ही रहना, तो सब चीज़ अच्छा ही था। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। जी। विभुराज जी, आपने कहा कि जब मदर ने सुना कि पंजाब में पोस्टिंग हुई है तो उनको काफ़ी राहत मिली कि शुक्र मनाइए पंजाब में हो गई आपकी पोस्टिंग। तो कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो चुकी है और कैसा अनुभव रहा जब अलग अलग जगहों पर आप पोस्टेड हुई और किस तरह के केसेस आए, कैसे सॉल्व किया, कुछ ख़ास यादें आपकी? अब पंजाब में जैसे मैंने बताया, जलंधर में मैं अंडर ट्रेनिंग थी। उसके बाद जब दोबारा पुलिस एकेडमी से फाइनल लौट के आई तो अमृतसर में मेरी प्रॉपर पोस्टिंग एएसपी की हुई। जी। तो अमृतसर में मेरे काफ़ी अरसा उस बेल्ट में, बॉर्डर बेल्ट में रहा, तरन तारन, पठानकोट। अमृतसर में वेरियस कैपेसिटीज़ में रही मैं, एसएसपी मजीठा रही वहाँ पे। उसके अलावा कमांडेंट जलंधर में रही। जी। फिर संगरूर और मोगा का छोटा स्टेंट था, वहाँ पोस्टेड रही। चंडीगढ़ आई, बीच में मैं डेपुटेशन पे 5 साल दिल्ली भी लगा के आई थी। जी। उसके बाद से जब लौटी हूँ सीनियर लेवल पे तो फिर चंडीगढ़ में ही वेरियस पोस्टिंग्स पे रही हूँ। जी। काफ़ी लंबा अरसा आपने अपने जॉब को दिया है, काफ़ी समय आपने बिताया है, और अब थोड़ा सा जॉब से निकल कर बाहर आते हैं। आपके शौक़ क्या क्या हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे? शौक़ तो मेरे सारे नॉन आईपीएस टाइप के हैं। जी। मैं आउटडोर टाइप की नहीं रही कभी, इंडोर रही। मुझे कुकिंग का शौक़ है, मुझे स्टिचिंग सोइंग का शौक़ है। जी। अपने कपड़े सारे मैं खुद सिलती हूँ, जो बहुत अच्छी बात है। मतलब अब मैंने दर्जी को दिया नहीं, 2015 के बाद से तो बिल्कुल ही नहीं दिया। तो वो मैं करती हूँ। कभी क्रोशे का शौक़ है, गाना गाने का शौक़ है। मेरा बीए में मेरा सब्जेक्ट था वोकल म्यूज़िक, तो रियाज तो अब नहीं रह गई, जो ऊपर वाले ने आवाज़ दी है बस वही थोड़ी बहुत है जो चलती है। और ट्रैवलिंग का शौक़ है मुझे। जी। तो आपने कहा कि सिंगिंग का आपको है और आपने एज अ सब्जेक्ट भी इसे रखा था, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाना चाहेंगी आप? आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो मिट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। ईश्वर ने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से आपको बख्शा है और बहुत मज़ा आया। आप कहते हैं कि रियाज़ का टाइम नहीं मिला, घर संभाल रही हैं, ऑफिस में भी जाती हैं आप, और फिर भी इतने अच्छे से सुर ताल सब कुछ इनके दिल में उतर जाते हैं जब आप गाती हैं। तो जब आपने सिंगिंग के बारे में सोचा, क्या घर में किसी और को शौक़ था या सीधा आपने एज अ सब्जेक्ट रख लिया कि मुझे शौक़ है, मुझे सीखना है? नहीं, एक मैं ही शायद वो तारा थी घर में। गाते तो सब लोग हैं लेकिन जो थोड़ा स्पेशल मेरी आवाज़ थी बचपन से ही,
तो फिर वो धीरे धीरे मैंने क्लासिकल म्यूज़िक मम्मा ने फिर सिखाया मुझे, और क्लासिकल म्यूज़िक बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा। मतलब 3:30 बजे भोर में उठ करके स्कूल जाने के पहले मेरे गुरुजी आते थे तानपुरे पे रियाज करना। तो वो बीए में सब्जेक्ट नेचुरली लेना ही था मुझे जी। उसके बाद था नहीं तो शायद पोस्ट ग्रेजुएट में भी ले लेती, लेकिन जब फिर नौकरी में आ गए तो सब रियाज वगैरह छूट गया। कभी कभार तानपुरे पे कुछ सुर लगा लेती हूँ अदरवाइज जी। आपने कहा कि ग्रेजुएशन में भी आपने म्यूज़िक को रखा था, सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपके ग्रेजुएशन में, और जो आपने आईपीएस क्लियर किया तो इसमें कितने हेल्पफुल थे वो, और अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो किस तरह से तैयारी करके आ सकता है? मेरे तो सब्जेक्ट देखो इंग्लिश, वोकल म्यूज़िक और हिस्ट्री थे बीए में, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री से की थी। और जो सिविल सर्विसेज का जहाँ तक है तो हिस्ट्री ऑब्वियसली मेरी चॉइस थी पहली, और दूसरा मैंने हिंदी लिटरेचर लिया था क्योंकि मुझे हिंदी का भी, हिंदी बेल्ट से आती हूँ तो हिंदी का भी शौक़ है, और मेरी मदर हिंदी की लेक्चरर थी तो उनसे भी हेल्प मिली। तो अगर कोई अब यूपीएससी का तो बहुत ही अलग ही सारा सेटअप चेंज हो गया। मुझे अब 27 साल हो गया, अभी 4 सितंबर को मेरे 27 साल नौकरी के पूरे हुए, ज्वाइन किए हुए जी। तो काफ़ी चेंज हो गया, लेकिन सिंसियरिटी आपकी कहीं चेंज नहीं होती। आपको अपने गोल, पहले तो गोल सेट करो कि वाकई आप देख के तो नहीं किसी को सोच रहे, आपके दिल से होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। फिर आप उसकी पढ़ाई करो, और जो भी सब्जेक्ट आपका है जिसमें आपके पकड़ है उसको लेके चलो। ये मत सोचो कि इस सब्जेक्ट से सारे सेलेक्ट हो रहे तो मैं भी ये ले लूँ, या ये अपने को ज़मीन पे रख के और अपने सही मायने में अपने आप को जज करके आप अपने गोल को अचीव हमेशा कर सकते हैं। हर कोई कर ही रहा है तो आप उस तरह से कर सकते हैं। तो आपको गीत गाने का शौक़ है, डांस में भी आपकी रुचि है, स्टिचिंग में भी आपकी रुचि है, और घूमने का शौक़ आपको है। फिर अगर आपकी बात की जाए तो जॉब आप बड़े अच्छे से अपनी कर रही हैं। कौन सी चीज़ है जो आप अच्छी तरह से नहीं कर रही हैं? घर वालों को बहुत अच्छा लगता है जब उनके बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, और गवर्नमेंट जैसे आप जॉब में हैं तो आपको अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। तो आपको भी कई अवार्ड्स मिले हैं, उनके बारे में बताइए, कौन कौन से मिले हैं, किससे मिले हैं? हम लोग को तो कुछ सीएम साहब से टाइम टू टाइम कुछ एप्रिसिएशन लेटर्स मिलते रहते हैं जो हमारे रिकॉर्ड में चले जाते हैं। उसके अलावा मुझे राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल से 2012 में मेडल मिला था, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस जी। और उसके अलावा काफ़ी हम लोग का तो यही होता है मेडल वगैरह ही, तो वो रहा जी। विजिलेंस का भी कार्य आपने संभाला है, तो किस तरह का कार्य रहता है उसका, थोड़ा हमारे तमाम दर्शक जानना चाहेंगे, क्या रोल रहा उसमें आपका? विजिलेंस में मैं 2020 में पोस्टेड हुई थी, और उसके तुरंत बाद ही लॉकडाउन लग गया था, तो काफ़ी अरसा तो उसी में निकल गया था। लेकिन विजिलेंस पंजाब जो है बड़ा प्रोफेशनल विंग है। ऑब्वियसली पंजाब पुलिस वैसे भी प्रोफेशनल है, लेकिन विजिलेंस बड़ी प्रोफेशनल है, क्योंकि हम लोग वहाँ जो भी केस करते हैं वो प्रॉपर एविडेंस वगैरह ले करके तैयार करके अच्छे से उसकी छानबीन करके करते हैं। ऐसा नहीं कि बस कुछ किसी ने कुछ बोला और कर दिया। इट इज़ अ वेल प्लान, वेल थॉट ऑफ प्रोसीजर। तो बहुत अच्छा वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस रहा। कहते हैं जब भी आप किसी कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं तो वो आपकी अकेले की सफलता नहीं होती है, आपके पीछे किसी ना किसी का हाथ ज़रूर होता है, और अगर फैमिली की सपोर्ट नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस राह में आगे बढ़ना। तो आफ्टर मैरिज फैमिली की कितनी सपोर्ट रही, और कोई ख़ास बात आप बताना चाहें? नहीं, आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड मुकेश कुमार जो हैं वो कंसल्टेंट हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के इंस्टीट्यूट में, ही इज़ इन दिल्ली। तो बिल्कुल उनका पूरा सपोर्ट रहा। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है बड़ा जो अभी बाहर पढ़ाई कर रहा है, अंडर ग्रेड कर रहा है, और बेटी मेरे साथ है 9वीं क्लास में पढ़ रही है। तो तीनों ही मतलब पूरा परिवार बहुत ही सपोर्ट करता है, बहुत अप्रिशिएट करता है मेरी हर चीज़ को, छोटी बड़ी कोई भी चीज़ मैं करूं तो ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं। और अगर कहीं कुछ गलती भी है, कुछ है, तो मेरा बेटा तक भी मुझे समझाता है बैठ, मतलब हम लोग इतनी ओपननेस है कि उसको भी मैं पूछ सकती हूँ, या वो भी बता सकता है कि मम्मा ये ठीक नहीं है या ये ठीक है जी। इवन बेटी भी जी। सबका तो सपोर्ट भरा
पूरा परिवार है आपका, और अगर आप अपने दिल की बात अपने परिवार के साथ शेयर कर लेते हो तो हमें बाहर किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और एक सही राय हमें मिलती है। अब एक आपके साथ रैपिड फायर राउंड हम खेलना चाहेंगे, आपके शौक जितने भी हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे। आपकी फेवरेट डिश? मटन बिरयानी। फिल्म? शोले। सॉन्ग? लता मंगेशकर का कोई भी। प्लेस? घूमने के लिए लंदन। और ड्रेस? साड़ी। जी, तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर। और अब थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। जब आप जॉब में हैं, घर को संभालना, पूरा काम करना, बच्चों को भी देखना कि उन्हें प्रॉपर टाइम मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, और आपका जो कार्य है वो ऐसा है कि उसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। कभी भी आपको ऑर्डर आ गए या कुछ ऐसी ख़ास परिस्थितियाँ आ गई जिसमें आप टाइम उतना घर को नहीं दे पा रही हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं? कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका भी रहा? हम लोग को तो देखो घर में भी हेल्पिंग हैंड मिलते हैं, तो इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने ये हमेशा इंश्योर किया कि मेरे बच्चों का कोई भी कार्यक्रम, स्कूल का हो, कोई मीटिंग हो, पीटीएम हो, तो मैं ज़रूर जाती हूँ। अपने सीनियर्स को बता के जाऊँगी कि सर आज पीटीएम है, थोड़ी देर के लिए जाना है। जब भी उनको ज़रूरत है, बच्चे रात में भी अगर आके उठाएंगे तो मैं उठ के उनकी बात सुनती हूँ कि क्या बात है, क्या हो गया। जी, तो हमेशा मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। जी, तो इस तरह से चल जाता है काम। जी। आपको देखकर हमारे तमाम दर्शकों में जितनी भी महिलाएं हैं, महिला वर्ग है, वो भी सोचती हैं कि क्यों ना हम भी इस तरह से अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएं। तो उनके लिए, उन बेटियों के लिए, उन महिलाओं के लिए क्या कोई मैसेज आप देना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल। आजकल तो लड़कियां किसी से भी कम नहीं हैं, और अपने आप को कम समझो भी मत, क्योंकि किसी से कम आप लोग नहीं हो। अगर आप ठान लोगे तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तो अपने और किसी के कहने पे ये मत सोचो कि आप कमज़ोर हो। आपको अंदर से पता है कि आप मजबूत हो, उसी चीज़ को आप बढ़ाओ आगे, और अपनी जो अंदर के गुण हैं उनको देख करके उनको आगे बढ़ाओ, तो आप ज़रूर सफल होगे। और आप लोग का लड़कियों को बेचारा बन के रहने की ज़रूरत नहीं है। औरतों के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। छोटी बड़ी जैसी भी करो, काम करने की कोशिश करो। आप अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकते हो, अपने परिवार को अच्छे से देख सकते हो। और ये मैं 100% कहूँगी कि कामकाजी महिला होने का ये मतलब नहीं है कि घर नेगलेक्ट हो गया या फैमिली नेगलेक्ट हो गई। सामंजस्य बना के चलना हो तो औरतों से बढ़ के कोई नहीं कर सकता है। आदमी लोग इतना सामंजस्य नहीं बना के चल सकते हैं जितना औरतें चल सकती हैं। कि मीटिंग के बीच में पता चले कि बच्चे का फ़ोन आ गया, मम्मा मुझे ये खाना है तो आप उसको भी मैनेज कर सकते हो। तो अपने जो गुण हैं, अपनी जो ताकत है, उस पर हमेशा भरोसा रखना। किसी के कहने पे अपने को तोड़ना मत, हमेशा सर उठा के जियो। जी, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है विभुराज जी आपसे। और आपने कहा कि हम खुलकर बात करते हैं घर में, बेटी भी करती है, बेटा भी करता है और हम भी करते हैं उनके साथ। तो बेटी ने कोई गोल सेट किया है, आप उसे गाइड करती हैं कि बेटा आप इस फील्ड में ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, आपने ये सब्जेक्ट रखे हैं, आपका इंटरेस्ट इसमें, तो इस क्षेत्र में आप बढ़िया कर सकते हो। क्या इस तरह की डिस्कशंस रहती हैं या उससे छोड़ दिया गया है अपने डिसीजंस लेने के लिए? नहीं, हम लोग की गाइडेंस तो है, लेकिन हम लोग पुश नहीं करते हैं। फैसिलिटेट, पेरेंट्स को फैसिलिटेट कराना चाहिए आजकल के टाइम में, क्योंकि इतने ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं जो शायद हम लोग को भी नहीं पता है। बच्चे पढ़ते हैं। अब मेरा बेटा जो है वो न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रहा है गेम डिज़ाइन की। जी, तो उसने मेडिकल नॉन मेडिकल कुछ लेने की सोची ही नहीं, ह्यूमैनिटीज़ ले करके उसने 12th पास की। यहाँ DAV सेक्टर 15 वाला जो DAV स्कूल है वहाँ से, और विवेक हाई से भी पढ़ा वो। विवेक हाई में मेरी बेटी भी पढ़ रही है जी। तो ये लोग, इनको अपना क्लियर है मेरी बेटी को परफॉर्मर बनना है। तो उसके लिए उसको जो चाहिए, अभी तो खैर 9th में है, तो बस हम लोग फैसिलिटेटर की तरह खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं कि तुमको जो करना, स्काई इज़ द लिमिट। गिरने नहीं देंगे, गिरोगे तो संभाल लेंगे। जी, यही बहुत बड़ी बात होती है अगर पेरेंट्स इस तरह से कह दें कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, डरने की बात नहीं। मार्क्स और नंबर्स के लिए कभी उन लोग ने ऐसा मौका भी नहीं दिया, लेकिन अगर थोड़ा कम भी आया तो हम लोग ने कभी उसको बकअप ही किया कि चलो बेटा कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। कभी प्रेशर कोई नहीं डाला, और डालना चाहिए भी नहीं बच्चों पे। जी, और अक्सर पेरेंट्स यही गलती करते हैं कि वो जो खुद नहीं कर पाए हैं वो अपने आप को तलाश करते हैं अपने बच्चों में। वो सोचते हैं कि शायद ये हमारे बच्चे करेंगे। तो आफ्टर रिटायरमेंट कुछ सोचा है आपने कि क्या कुछ खास करना चाहेंगे? कुछ खास प्लान्स हैं आपके? अभी तो रिटायरमेंट अभी सोचा नहीं, हालांकि रिटायरमेंट बहुत दूर नहीं है, 4-5 साल में आ ही रहा है। लेकिन अभी सोचा नहीं है। मैं प्रेजेंट में जीने वाली
शख्सियत हूँ, तो अभी आज का आज एंजॉय करो, आज आपके साथ दूरदर्शन पे हूँ, जी कल की कल देखी जाएगी। जी, आपसे जब बातचीत हो रही थी, हमने आपके मुंह से सुना कि आप दूरदर्शन से पहले भी जुड़ी हुई थी बचपन में और रेडियो से भी आपका लगाव रहा, तो वो किस तरह के चीज़ें थी, थोड़ा सा संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे। एक्चुअली जब मैं छोटी थी, 12th से नीचे जब पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ पे वो था AIR गोरखपुर, वहाँ बच्चों के कार्यक्रम में गाना गाती थी, चूँकि गला अच्छा था। तो मालिनी अवस्थी, मैं तो दीदी बोलती हूँ उनको, वो हमारी सीनियर थी, तो उनके साथ गाना गाने का काफ़ी मौका मिला छोटे रहते। और दूरदर्शन पे भी ऐसे ही कुछ कुछ कार्यक्रम करती रहती थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन किया है वो। जी, तो उस वक्त जो रेडियो का शौक़ बहुत था, बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि रेडियो सुनना है, क्योंकि आपका टाइम बच जाता है, वेस्ट नहीं होता है और एंटरटेनमेंट का और इन्फॉर्मेशन का बहुत अच्छा ज़रिया है रेडियो। तो जब आप गए तो माइक फियर था आपको, या आपने वैसे ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सारा परफॉर्म किया उस वक्त? नहीं, मेरे ख्याल से माइक फियर बहुत ज़्यादा रहा नहीं, कुछ यंग उसमें या शुरुआत के दौर में रहा होगा, स्टेज वगैरह, स्टेज फ्राइट कह लो, पर माइक फियर ऐसे तो नहीं रहा कोई। जी, कर ही लेगा। जी, तो लिखने का भी शौक़ रखती हैं आप? नहीं, कविताएं वगैरह? आपके एक्सपीरियंसेस, आपने कहा कि बहुत सारी जगह पोस्टिंग हुई आपकी और हर जगह का अपना लोग अलग होते हैं, कल्चर अलग है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस तो आते ही हैं, लेकिन हम एक्सपीरियंसेस जानना चाह रहे थे आपके कि कोई ऐसा अनुभव जो आपको अभी तक तरोताज़ा कर। कई केस हम सॉल्व करते हैं, तो कई बार होता है कि बहुत मुश्किल आई इस केस को सॉल्व करने में, कोई ऐसा केस रहा आपका? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, पर जब मैं ASP थी तो करतारपुर में मुझे SHO-शिप करनी थी ट्रेनिंग के दौरान 3 महीने की। उस समय कुछ वो हनुमान जी का सीरियल आया, तो उस पर कुछ एजिटेशन जलंधर में चल रहा था, तो सारे ऑफिसर्स उधर ही बिजी थे, यहाँ इधर कोई नहीं आ पा रहा था करतारपुर जी। तो मेरे SSP थे श्री हरदीप सिंह ढिल्लों, उन्होंने कहा कि विभू तुम उधर संभाल लोगे? हम बोले हाँ सर, कोशिश करूँगी जी। तो मैंने पहले से ही जाके उस समुदाय में सबसे बातचीत करके रैपो बना लिया, और जिस दिन वो हुआ उन्होंने बोला हम 45 मिनट GT रोड को रोकेंगे, और 45 मिनट में उनके सामने ऐसे हाथ बांध के खड़ी रही वर्दी में जी। उनको फैसिलिटेट किया जहाँ जहाँ जुलूस लेके गए, और 45 मिनट बाद उन्होंने उठा लिया, बिल्कुल जैसा कहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था और मैं उनके साथ सच्ची थी, तो वो भी मेरे साथ सच्चे रहे। तो मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि जब जलंधर में उस समय थोड़ा तोड़फोड़ हो गई थी कुछ, वहाँ पे सब ठीक ठाक गया। उसके अलावा कई केसेस हैं, अब किस किस का जिक्र यहाँ करूँ। तो विभू राज जी, आपकी ज़िंदगी के बारे में जानकर, आपकी जॉब के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और अब अपने तमाम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि विभू राज जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को हमें भी मिला और आपको भी मिला होगा। अपने कार्यक्षेत्र को जब आपने तय कर लिया है कि इसी में आपको सफलता हासिल करनी है, तो अपने ऊपर से भरोसा कम मत होने दें, पूरे आत्मविश्वास के साथ उस पर आगे बढ़ें। अब आपसे चाहेंगे अनुमति। नमस्कार।